नमस्कार मित्रों, मैं मनीष मिश्र, विजिटिंग प्रोफेसर आईसीसीआर हिंदी चेयर, ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडी यूनिवर्सिटी से। और आज जिस विषय पे मैं अपनी बात आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ वो है भाषाई राजनीति और हिंदी के संदर्भ में। हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास को हम लोग देखें तो किस तरह से हिंदुस्तानी से हिंदी तक की भाषाई राजनीति ने दो भाषाओं को जन्म दिया। एक हिंदी, संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी, और दूसरी अरबी और फारसी भाषाओं के सम्मिश्रण से बनने वाली उर्दू। कई लोग आज भी ये मानते हैं कि ये दो भाषाएं नहीं बल्कि एक भाषाएं हैं, क्योंकि जिन भाषाओं में क्रियापद समान रूप से लगता है व्याकरणिक दृष्टि से वो भाषाएं एक होती हैं। लेकिन जितना इस भाषाई राजनीति के संदर्भ में मैंने पढ़ा, मुझे भी लगा कि वो जो हिंदवी थी या उर्दू बाज़ार में जो हिंदवी बोली जाती थी, जिसे हिंदुस्तानी कहा गया, गांधी जी जिसे हिंदी हिंदुस्तानी कहते थे, वो भाषा निश्चित तौर पे एक ही थी जो भाषाई राजनीति का शिकार हुई और हिंदुस्तानी से हिंदी और उर्दू इन दो भाषाओं का जन्म हुआ। तो हमारा मुख्य जो है केंद्र इस परिचर्चा का हिंदुस्तानी से हिंदी रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पे चूँकि ये पूरी राजनीति हिंदी और उर्दू के आसपास घूमती है तो उर्दू का भी जिक्र होना लाजमी है। जैसे मैंने कहा कि भाषा की राजनीति के संदर्भ में बयान हमेशा ऐसे दिए जाते हैं जैसे कि यह सकारात्मक राजनीति का हिस्सा ही ना हो, मतलब ये कोई पॉजिटिव सोच ही नहीं है, जबकि आधुनिक राष्ट्रीय विकास की संकल्पना में यह अनुचित नहीं समझा जाना चाहिए। सबको अगर अपना विरोध अपनी बात रखने के अधिकार की वकालत हम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ज़रूरी मानते हैं, तो भाषा संबंधी राजनीति को भी हमें सकारात्मक रूप से समझने और समस्या के मूल तक पहुंचने की ज़रूरत है। फिर भाषा संबंधी नीतियों, प्रावधानों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में भी अधिक से अधिक पारदर्शिता और गंभीरता आ सकेगी और इससे पूरे देश का जो है भला होगा। और अगर हम उसी नकारात्मकता के साथ बैठे रहेंगे कि हम भाषाओं को लेके बात नहीं करेंगे, अगर कोई अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को भाषा के साथ जोड़ के बात करता है तो आप उसे अनुचित माने, यह ठीक नहीं है। भारत में भाषाई विविधताओं को लेकर कुछ गंभीर, विस्तृत और व्यापक विवेचना यूरोपीय विद्वानों द्वारा 17वीं शताब्दी के बाद दिखाई पड़ती है। व्यापारिक और धार्मिक ज़रूरतों के आधार पर एक बहुभाषी उपनिवेश को भाषाई विविधता के आधार पर समझने की गंभीर कोशिश इन विद्वानों ने की। इस संदर्भ में प्रमुख और पहला नाम विलियम जोन्स का लिया जा सकता है। फ्रांस बॉब के साथ मिलकर आपने भारतीय भाषाओं के अध्ययन की एक नई परिपाटी शुरू की। तुलनात्मक व्याकरण और भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चलकर के इस तरह के अध्ययन मिशनरी और प्रशासनिक संस्थाओं के माध्यम से भारत में जारी रहे। 19वीं सदी में भाषा के आधुनिकीकरण के संदर्भ में भाषाई विवादों की चर्चा मिलती है, जब भाषा का आधुनिकीकरण हो रहा है। अभिजात्य भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में यह विवाद दिखाई पड़ता है। खासतौर पर शिक्षा के लिए माध्यम भाषा के संदर्भ में यह विवाद अधिक रहा कि शिक्षा के लिए माध्यम भाषा कौन सी हो। और निश्चित तौर पे भाषाओं को लेके एक लंबी चाल जो है, गंभीर और लंबी चाल अंग्रेजों ने भी चली। भारत में भाषाओं की स्थिति का वास्तविक आकलन सन 1881 में जनगणना के दौरान हुई, जब मातृभाषा के आंकड़े पहली बार इस देश में जुटाए गए। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आगे चलकर जॉर्ज गियर्सन ने विस्तार से भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, जो हम जानते हैं कि 19 खंडों में 1903 से 1928 के बीच प्रकाशित हुआ। गियर्सन्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सन 1961 की जनगणना में भारतीय भाषाओं की स्थिति को सारणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया।
गियर्सन ने बंटवारे के पहले के भारत में 179 भाषा 179 लैंग्वेजेस और 544 बोलियों का जिक्र किया। 1951 की जनगणना में 845 भाषा या बोलियों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। 1961 की जनगणना में 1652 मातृभाषा का जिक्र मिलता है, जिसमें से 108 को विदेशी मातृभाषा के रूप में चिन्हित किया गया। 1652 मातृभाषाओं में से 108 को विदेशी मातृभाषा के रूप में चिन्हित किया गया। उस समय 87% आबादी 1961 की जनगणना के अनुसार 14 मुख्य भाषाएं बोलती थी। प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में उस समय असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा को चिन्हित किया गया। ये वो 14 मुख्य भाषाएं थी जिनमें साहित्य रचा जा रहा था। इनके अलावा इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत 574 मातृभाषाएं, जिन्हें 73% आबादी बोलती थी, और द्रविड़ियन परिवार की 24% आबादी 153 मातृभाषाएं बोलती थी। इंडो आर्यन में 574 मातृभाषाएं, जिसको बोलने वाली कुल आबादी 73%, और द्रविड़ियन परिवार की 24% आबादी 153 मातृभाषाएं बोलती थी। तो ये उस समय तक की देश में भाषाई स्थिति थी, जो गणनाएं जो है प्रस्तुत की गई। भाषा का मुद्दा आज़ादी की लड़ाई में भाषाई राष्ट्रवाद की व्यापक सोच थी, जिसे संवैधानिक रूप से सुनियोजित करने का प्रयास किया गया। इस तरह आम भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर एक नई बहस इस देश में शुरू हुई। मुस्लिम शासकों के समय से ही फारसी दरबारों की आधिकारिक भाषा रही, लेकिन वह जन सामान्य की भाषा नहीं थी। मुस्लिम शासकों के समय भाषा के कई प्रक्षेत्र थे। जैसे वो जब घर में रहते थे, परिवार के लोगों के बीच में कोई भाषा बोलते थे तो वो तुर्की भाषा बोलते थे। जब वो मस्जिदों में हैं, कोई धार्मिक कार्यों में हैं, तो वहाँ जिस भाषा का दबदबा रहता था वो अरबी रहती थी। जब वो प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे फारसी का दबदबा रहता था। और इन सब के बीच सामान्य जन के बीच जो है एक नई भाषा विकसित हो रही थी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, और उसी से आगे का सारा मामला जुड़ा हुआ है। तो मुस्लिम शासकों के समय से ही फारसी दरबारों की आधिकारिक भाषा रही, लेकिन वह जन सामान्य की भाषा नहीं थी। इसी तरह पूरे भारत के पढ़े लिखे वर्ग को आपस में संवाद करने के लिए जो भाषा उपयोगी लग रही थी वो थी अंग्रेजी। क्यों? क्योंकि वो प्रशासकों की भाषा थी, प्रशासन की भाषा थी। किसी भारतीय भाषा के बदले अंग्रेजी ने अपनी व्याप्ति, प्रभाव अधिक बेहतर बनाया था, इसमें दो राय नहीं है। द चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शिक्षा संबंधी धारणा कुछ स्पष्ट होती है, लेकिन शिक्षा के लिए भाषा के माध्यम को लेकर यहाँ भी एक मत नहीं था। कुछ संस्कृत और अरबी की वकालत कर रहे थे, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं की। एक बड़ा वर्ग अंग्रेजी के पक्ष में भी खड़ा हुआ था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए रखने के लिए बहुत सारे भारतीय जो हैं उस समय उसके पक्ष में खड़े थे। हम जानते हैं राजा राम मोहन राय और चिपलूणकर जैसे विद्वान जो थे वो इसके पक्ष में थे। चिपलूणकर मराठी भाषी थे और वो कहते थे कि अंग्रेजी जो है वो शेरनी का दूध है, वाघिणी सा दूध है। सन 1934 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार हिंदुस्तानी को आधिकारिक रूप से अपनी प्रोसीडिंग्स की भाषा के रूप में मान्यता दी। किस भाषा को दी? हिंदुस्तानी को अपनी प्रोसीडिंग की भाषा के रूप में 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसे मान्यता दी। हिंदी उर्दू के झगड़े के बीच हिंदुस्तानी एक समन्वय का मार्ग था, जो समन्वय का मार्ग गांधी जी दिखला रहे थे। सन 1951 की जनगणना में हिंदी भाषियों की अलग से कोई गणना प्रस्तुत नहीं की गई थी, बल्कि हिंदी, हिंदुस्तानी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं की संयुक्त संख्या को 154 मिलियन मतलब 42% भारतीय आबादी के बराबर बताया गया। सन 1961 की जनगणना में हिंदी भाषियों की संख्या 133 मिलियन मतलब 30% आबादी बताई गई।
हिंदी के बाद क्रमशः तेलुगु 8.7%, बंगाली 7.71%, मराठी 7.57% और तमिल 6.95% थी, जो कि इस देश की आबादी का नेतृत्व कर रही थी। अब बात आती है मैकाले की। मैकाले ने अपनी सन 1835 के मिनट्स में अंग्रेजी शिक्षा की भरपूर वकालत की, जिसे लॉर्ड बेंटिक ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन वर्नाकुलरिस्ट और ओरिएंटलिस्ट इसका लगातार विरोध कर रहे थे। अतः 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड ने थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर एजुकेशन को अपनाते हुए लोअर क्लास में भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित किया और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को। इस तरह समाज के बड़े वर्ग की भाषा के रूप में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ा, तो भारतीय भाषाओं की, क्योंकि छोटी कक्षाओं के लिए जो है भारतीय भाषाओं को स्वीकार किया गया शिक्षा के माध्यम के रूप में। जन भाषा या जन सामान्य की शिक्षा की भाषा अंग्रेजी नहीं थी, लेकिन वह वर्चस्व और प्रभाव की भाषा थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में हिंदुस्तानी को अपनी प्रोसीडिंग की भाषा के रूप में मान्य किया, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू के बीच वर्चस्व की लड़ाई राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही आगे बढ़ी और ये उसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया, जैसे कि आज़ादी की लड़ाई का एक धुरा, एक केंद्र, ये भाषाई लड़ाई भी हो गई। भाषा विवाद के आंतरिक स्वरूप के अध्ययन के संदर्भ में यह बात महत्वपूर्ण है कि when studying linguistic features of language conflict, one therefore needs to be aware of the intimate and intricate interplay that in every situation of language contact exists between interlinguistic phenomena। इसे हम आगे समझेंगे कि किस तरह से जो इंटरलिंग्विस्टिक फिनोमिना होता है वो उस भाषा के विकास में किस तरह से योगदान देता है। तो यहाँ पे हिंदुस्तानी या हिंदी के बनने के पीछे भी वो वही सोशियो लिंग्विस्टिक फिनोमिना काम कर रहा था, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। अपनी बात हम आगे बढ़ाते हैं कि 19वीं शताब्दी में समाज प्रबोधन या जन जागरण का जो अभियान तमाम क्षेत्रीय समूहों द्वारा चलाया गया, उसने इस बात को महसूस किया कि जन सामान्य तक अपने विचार पहुंचाने के लिए हमें क्षेत्रीय भाषाओं का ही सहारा लेना चाहिए। इसी का परिणाम रहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के प्रकाशन का सिलसिला बंगाल से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा और बहुत व्यापक रूप से फैला। इससे क्षेत्रीय भाषाओं में गद्य लेखन एवं गद्य की तमाम नई विधाओं में प्रयोग शुरू हुए। आत्मीय समिति 1815, ब्रह्मो सभा या समाज 1828, सत्यशोधक समाज 1873, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, मुंबई संगठन 1852, नेटिव एसोसिएशन ऑफ मद्रास 1850, इंडियन लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, इसी तरह के संगठन थे जो क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में अलग अलग विधाओं में लेखन करते हुए, अलग अलग माध्यमों से समाज प्रबोधन करते हुए, समाज जागरण करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महती भूमिका जो है निभा रहे थे। और उसका माध्यम कौन बन रही थी? क्षेत्रीय भाषाएं बन रही थी। इन तमाम क्षेत्रीय संगठनों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने की हिमायती कई नेता ये भी समझ रहे थे कि उन्हें किसी एक क्षेत्रीय भाषा को अंतर क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित करना होगा, जो संपर्क भाषा के रूप में भी काम कर सके। ब्रह्मो समाज और आर्य समाज ने आगे चलकर इसके लिए हिंदी को उपयुक्त माना। हिंदी सुपर रीजनल लिंग्विस्टिक लिंकेज के रूप में स्वीकार की जाने लगी। सुपर रीजनल लिंग्विस्टिक लिंकेज एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में स्वीकार की जाने लगी। इन तमाम संगठनों ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वीकृत जनसमूहों के रूप में अपने हितों की वकालत शुरू की और उसका माध्यम कौन थी? हिंदी।
बनी हुई व्यवस्था में अपने हितों के लिए आवाज़ उठाना धीरे धीरे इनकी पहचान, इनका कार्य बन गया। यही कारण था कि शुरुआती हिंदी समाचार पत्र बंगाल से शुरू हुए। हम जानते हैं उदंत मार्तंड 1824 में और बंगदूत 1826 में। भूदेव मुखोपाध्याय जैसे बंगाली विचारकों ने कोर्ट और बिहार के स्कूलों में हिंदी को वर्चस्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी पट्टी में बनारस में नागरी प्रचारणी सभा 1893 से जो काम कर रही थी, ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी के लिए बहुत कार्य किया। नागरी प्रचारणी सभा की ओर लेके अलग से हम किसी पत्र में भी बात कर सकते हैं। सभा ने नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में देवनागरी में लिखी हिंदी को उर्दू की जगह कोर्ट में प्रयोग किए जाने संबंधी ज्ञापन को तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर विलियम मोरी को दिया, जिसे तुरंत तो नहीं लेकिन 18 अप्रैल सन 1900 को स्वीकार कर लिया गया। ये वो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु थे जो देवनागरी लिखित हिंदी के पक्ष में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जैसे कि धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो रहा था, ज़्यादा निखर रहा था, ज़्यादा ज्वलंत हो रहा था, ठीक उसी तरह से हिंदी की भी ये यात्रा, हिंदी के विकास की यात्रा, अपने आप को एक स्वरूप में गढ़ने की यात्रा जो है इन संगठनों, इन आंदोलनों के माध्यम से आगे बढ़ रही थी। इस हिंदी आंदोलन को हिंदुओं का संगठनात्मक आंदोलन मानकर मुस्लिम संगठनों ने उर्दू को लेकर मोर्चा खोल दिया और यही वो मुख्य कारण था कि इसको हिंदुओं का संगठनात्मक आंदोलन माना गया। हिंदी के पक्ष में जो बात हो वो हिंदुओं का आंदोलन हो गया, तो मुस्लिम संगठनों ने उर्दू को लेकर एक नया मोर्चा खोल दिया और उसके पहले सरपरस्त बने सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमान की तालीम और उर्दू भाषा के विकास के लिए कई संगठनों के माध्यम से काम शुरू किया। बंगाल में यह काम अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद मियाँ एसोसिएशन नामक संगठन के जानिब से 1856 से ही हो रहा था। सर सैयद ने 1877 में सेंट्रल नेशनल मोहम्मदिया एसोसिएशन की शुरुआत की। जल्द इसकी शाखाएं बंगाल के बाहर भी खोली गई जो मुस्लिम हितों की वकालत करता था। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत की ताकि पश्चिम ज्ञान विज्ञान की किताबों का उर्दू में व्यापक स्तर पर अनुवाद हो सके। 1870 में उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना को लेकर प्रयत्न शुरू किया और 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदिया एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। 1921 में यह मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ के रूप में जाना गया। वे इस बात को मानते थे कि अंग्रेज़ों के सहयोग के बिना मुस्लिम हितों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, अतः उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की भी वकालत की। मतलब उन्होंने अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, लेकिन सारा विरोध जो था उनका हिंदी से था। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रवादी विचारों के साथ होती है। भारतीय राजनीति में भारतीय लोगों की बेहतर भागीदारी की वकालत यह संगठन करता था। यद्यपि संगठन के शुरुआती दिनों में सर सैयद ने कई बार हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही, लेकिन वह मुस्लिम राष्ट्र की संज्ञा में अधिक विश्वास रखते थे। मतलब ये मुस्लिम राष्ट्र वाली जो संकल्पना थी वो सर सैयद के मन में बहुत पहले से थी। उन्हें यह डर बराबर था कि अंग्रेज हुकूमत की कमज़ोरी, अंग्रेज हुकूमत जैसे जैसे कमज़ोर होती जाएगी, हिंदू संगठन जो है भारत में राजनीति में हावी हो जाएंगे। यही कारण था कि ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन की स्थापना की। जब इस संगठन से उनके मंसूबे पूरे होते हुए नहीं दिखे तो उन्होंने सन 1893 में अलीगढ़ में मोहम्मदिया एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज के राजनीतिक हितों के लिए आंदोलन करना था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी मुस्लिम संगठन सर सैयद से इत्तेफाक रखते हों। देवबंद स्कूल एक ऐसा ही संगठन था जो कि देश की अखंडता और राष्ट्रीयता में विश्वास रखता था। वो किसी तरह की पृथक राष्ट्र वाली अवधारणा से, जिस तरह की अवधारणा लेकर सर सैयद जैसे लोग चल रहे थे, उससे इत्तेफाक नहीं रखता था। यह संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के करीब था। वह मुस्लिम अलगाववाद के अलीगढ़ पैटर्न से जुड़ा हुआ नहीं था। हिंदी उर्दू के मामले में एक और बात दिलचस्प थी कि उत्तर भारत के बाहर जो मुसलमान थे
उनका उर्दू से कोई लगाव नहीं था। जैसे बंगाल के मुसलमान भाषा के रूप में उर्दू से कोई लेना देना नहीं रखते थे, वो बंगाली मुसलमान थे। ठीक यही बात दूसरे राज्यों के मुसलमानों पर लागू होती थी। अतः उर्दू भारत के मुसलमानों की भाषा थी। यह उत्तर भारत का तो सच था, लेकिन पूरे भारत का सच नहीं था। उत्तर भारत में भी यूनाइटेड प्रोविंस का सच था, पूरे उत्तर भारत का भी सच नहीं था। कहने का मतलब हिंदी हिंदुओं की भाषा और उर्दू जो है मुसलमानों की भाषा, ये पूरी अवधारणा ही बहुत गलत थी, क्योंकि पूरे भारत में इस धारणा का कोई अर्थ ही नहीं था। जो मुस्लिम थे अलग अलग प्रांतों में, वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़े हुए थे, ना कि हिंदी से या उर्दू से। लेकिन वो जो एक पृथक और अलगाव की पूरी मानसिकता के साथ जिन्ना और सर सैयद जैसे लोग चल रहे थे, उसके लिए ये बीज जो है बोए गए, और इसके आंदोलन का केंद्र भी यूनाइटेड प्रोविंस या जिसे हम आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश बना, और उसे पूरे भारत के सच के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया गया। और ये वास्तव में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा। सन 1830 के आसपास उर्दू को फारसी की जगह बंगाल, बिहार, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और सेंट्रल प्रोविंस के कचहरी और शासकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। परिणाम स्वरूप उर्दू के खिलाफ बिहार में आंदोलन शुरू हुआ। देवनागरी में लिखी हिंदी के लिए कई संगठनों ने प्रयास शुरू किए। परिणाम स्वरूप 1881 में हिंदी को बिहार कचहरी की भाषा के रूप में मान्यता मिल गई। यह एक बड़ी जीत थी। धीरे धीरे यह हिंदी आंदोलन सेंट्रल प्रोविंस में भी जड़ी जमाने लगा। सन 1882 के आसपास उत्तरी भारत के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की वकालत शुरू हुई। राजेंद्र लाल मित्रा, भूदेव मुखोपाध्याय जैसे बंगाली विद्वानों ने हिंदी की वकालत की और इसके समर्थन में बहुत सारे आलेख लिखे। उर्दू के तीखे विरोध के रूप में कई पिटीशन दायर हुए। इसी के प्रति उत्तर में सर सैयद ने अलीगढ़ में उर्दू डिफेंस संगठन का गठन किया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से कोई राजनीतिक टक्कर सर सैयद सीधे सीधे नहीं लेना चाहते थे। परिणाम स्वरूप यह उर्दू आंदोलन सन 1900 के आसपास ढह गया, कमज़ोर हो गया, बुरी तरह से कमज़ोर हो गया। सन 1906 में बंगाल विभाजन के साथ सांप्रदायिक तनाव की भी आग फैलने लगी। सन 1906 में ही मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे संगठनों का गठन हुआ। 1909 में मुसलमानों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स के माध्यम से दिए गए। राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो क्षेत्रीय भाषाओं के बीच बेहतर संपर्क भाषा के रूप में काम कर सके, और बाल गंगाधर तिलक जैसे जो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का कट्टर समर्थन किया। उनके अनुसार राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भी भाषा में उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में भी हिंदी का समर्थन किया। और महात्मा गांधी इस संबंध में बहुत सधे हुए तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वो समन्वय का रास्ता ढूंढना चाहते थे। तो महात्मा गांधी जो है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन कर रहे थे, और वे ये कहते थे कि राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भी भाषा में 5 गुण होने चाहिए। जैसे सरकारी अधिकारी जिसे सरलता से सीख सकें, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में एक माध्यम के रूप में जो बेहतर रूप से सेवाएं दे सके, जो बहुसंख्यक लोगों की भाषा हो, जिसे सीखना पूरे देश के लिए सहज और सरल हो। ऐसी भाषा का चयन करते समय अस्थायी हितों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार ऐसी भाषा हिंदी ही है, लेकिन हिंदी को सिर्फ देवनागरी लिपि में लिखने की बात से वे सहमत नहीं थे। उनके अनुसार प्रयाग के पंडितों और अलीगढ़ की मौलवियों ने हिंदी उर्दू का बखेड़ा खड़ा किया है। उत्तर भारत में जो हिंदी बोली जाती है उसे हिंदू मुस्लिम दोनों समझते और बोलते हैं। जो चाहे इसे उर्दू में लिखे, जो चाहे उसे देवनागरी में लिखे, मतलब लिपि का कोई बंधन गांधी जी मानने को तैयार नहीं थे। जिस लिपि में अधिक क्षमता होगी आगे चलकर वही राष्ट्रीय लिपि हो जाएगी। ऐसी भाषा के लिए हिंदी, हिंदुस्तानी या सिर्फ हिंदुस्तानी शब्द का उपयोग वे करते थे। 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदुस्तानी को कांग्रेस की प्रोसीडिंग की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया।
राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रचारित करने के लिए नागरिक प्रचारिणी सभा ने 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। हम लोग जानते हैं मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। पीडी टंडन भी इससे जुड़े हुए थे और सन 1917 में गांधी जी इसके प्रयाग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों की संयुक्त और सहज भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया जाए, लेकिन यह होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था। गांधी जी की इस बारे में बात चल नहीं रही थी। उर्दू को मुसलमान की संस्कृति और राजनीतिक हितों की भाषा मानने वाले कट्टर नेताओं ने इसका विरोध किया, तो यही हाल हिंदी को लेकर भी रहा। सन 1903 में जो उर्दू आंदोलन कमज़ोर पड़ गया था, उसे अंजुमन तरक्की उर्दू जैसे संगठनों से फिर से बल मिला, जिसके पहले अध्यक्ष थे थॉमस वॉकर अर्नोल्ड। अंजुमन तरक्की के अब्दुल हक जैसे नेता यह मानते रहे कि हिंदी उर्दू को एक नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए उनके एकीकरण को लेकर समझाते रहे, पर वे कभी गांधी जी से सहमत नहीं हुए। अब्दुल हक हमेशा इस बात को मानते रहे कि इस तरह का एकीकरण संभव नहीं है, मुसलमानों की भाषा उर्दू ही होगी। हिंदी संबंधी अपनी धारणा को लेकर गांधी जी को टंडन जैसे नेताओं का भी विरोध झेलना पड़ा। टंडन शुद्ध हिंदी के पक्ष में डटकर खड़े थे। सन 1941 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह स्वीकार कर लिया था कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषा है और उनका एकीकरण नहीं हो सकता। मतलब गांधी जी जो चाहते थे उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। परिणाम स्वरूप सन 1942 में गांधी जी ने सम्मेलन के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके प्राथमिक सदस्य वो बने रहे। इसी वर्ष नेहरू के साथ मिलकर गांधी जी ने हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की। गांधी जी ने सन 1918 में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा एवं 1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना पहले ही की थी। इसमें से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी साहित्य सम्मेलन के विचारों के करीब रही, जो कि दूसरा गांधी जी लीग के लिए बड़ा झटका था। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में गांधी जी हिंदी को लेकर अपने विचारों को आंदोलित करने में असफल रहे। वो जो चाह रहे थे, जो समन्वय का रास्ता गांधी जी निकालना चाह रहे थे, वो उत्तर भारत में सफल होता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उत्तर भारत में पूरा का पूरा राष्ट्रीय और स्वतंत्रता का आंदोलन ही अब हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर अलग हो गया था। मुसलमान अब अलगाव की बात खुलकर करने लगे थे और उस अलग राष्ट्र और मुस्लिम हितों में भाषाई नेतृत्व का परचम जो है उर्दू को मान लिया गया था। हिंदी उर्दू का झगड़ा अब राजनीति का विषय बन गया था। सन 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लखनऊ सेशन के दौरान खुलकर उर्दू का पूरे हिंदुस्तान की भाषा बनाने की बात कही, तो सन 1939 में हिंदू महासभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का अधिकारी बताया और यहीं से जो है मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जो है वो हिंदू और मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में मुखर हो गए। गांधी जी ने सन 1945 में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की वर्धा में आयोजित संगोष्ठी में पीडी टंडन और अब्दुल हक को बुलाया ताकि उन्हें समझाया जा सके कि हिंदी उर्दू का झगड़ा ठीक नहीं है, देश का विभाजन ठीक नहीं है, इस तरह के भाषाई आग्रह ठीक नहीं है। लेकिन इसका कोई परिणाम जो है निकल कर नहीं आ पाया जिस तरह गांधी जी चाहते थे, और परिणाम ये रहा कि गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्राथमिक सदस्यता जो अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ी थी, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सन 1947 में जब देश का विभाजन हो गया तो हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने का गांधी जी का जो सपना था वो पूरा चकनाचूर हो गया, टूट गया, वो निरर्थक हो गया। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के बाद किसी भी हिंदी भाषी राज्य ने हिंदुस्तानी को राजभाषा के रूप में नहीं चुना। मतलब जो पूरी हिंदी पट्टी थी, उस पूरी पट्टी में किसी भी राज्य ने हिंदुस्तानी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया तो देवनागरी में लिखी हुई हिंदी को। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, जिसकी शुरुआत की बैठकों में यह निर्णय लिया जाता है कि सभा की प्रोसीडिंग हिंदुस्तानी और अंग्रेजी भाषा में होगी। लेकिन जुलाई 1947 में हुई बैठकों में हिंदुस्तानी की जगह हिंदी को रखा गया।
कारण साफ था कि जब देश का विभाजन हिंदू बनाम मुस्लिम के आधार पर सुनिश्चित हो चुका था तो गांधी के विचारों वाली हिंदुस्तानी के लिए कोई जगह स्वतंत्र भारत में नहीं थी। ऐसा मानने वाले संविधान सभा के सदस्यों में पी.डी. टंडन, सेठ गोविंद दास, संपूर्णानंद, रविशंकर शुक्ल, के मुंशी और डॉक्टर रघुवीर थे। यह सब कट्टर हिंदी समर्थक नेता थे। इन्होंने हिंदी के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। सन 1949 में संविधान सभा की भाषा संबंधी महत्वपूर्ण बैठक में हिंदी समर्थक गुट वोटिंग के माध्यम से हिंदुस्तानी समर्थक समूह पर भारी पड़ा। हिंदी के समर्थन में 78 और हिंदुस्तानी के समर्थन में 77 वोट पड़े। यह बड़ी बात थी क्योंकि हिंदुस्तानी के समर्थन में नेहरू और मौलाना आज़ाद जैसे बड़े नेता शामिल थे। और बताते हैं कि जब वोटिंग हुई और ये हुआ कि हिंदी के पक्ष में 78 और हिंदुस्तानी के पक्ष में 77 वोट पड़े तो नेहरू जी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस में इस तरह नहीं होता था। एक बार अध्यक्ष जो चाहता था वो इस तरह से अनसेड वर्ड होता था, ऑर्डर होता था। तो दोबारा वोटिंग हुई, लेकिन चूंकि हिंदी के कट्टर समर्थकों का ध्रुवीकरण इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्होंने कभी गांधी जी की नहीं सुनी तो नेहरू जी की क्या सुनते। और यहाँ पे एक वोट के बहुमत से जो है हिंदी हिंदुस्तानी पर हावी हो गई और जो है हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अंततः मुंशी अयंगर फार्मूले के तहत राजभाषा के रूप में देवनागरी में लिखित हिंदी को संवैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ। इस तरह संघ की राजभाषा के रूप में देवनागरी में लिखी हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय संख्या सूचक शब्दों के साथ स्वीकार कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संख्या सूचक शब्दों के साथ स्वीकार किया गया है, ये भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार जब संगोष्ठियों में मान लीजिए लिखा है कि दिनांक 15 फरवरी 15 को अगर रोमन में लिखा गया है तो कोई ना कोई आके कहता है कि अरे ये रोमन में क्यों है, हिंदी में है। तो उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस राजभाषा को हम लोगों ने स्वीकार किया है वो देवनागरी लिखित और अंतर्राष्ट्रीय संख्या सूचक शब्दों के साथ स्वीकार की गई है। तो उसमें किसी तरह की बुराई या उसको किसी दुराग्रह की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। अंक अगर रोमन में है तो उनको सहजता से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी संघ की राजभाषा के रूप में सीमित अवधि के लिए स्वीकार किया गया। बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ने अंग्रेजी के लिए पहले था कि मे कंटिन्यू टू बी यूज्ड शब्द का उपयोग करके उसके उपयोग की समय सीमा हटा दी। मतलब जब तक चाहें तब तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए कोई समय सीमा जो है नहीं रहेगी। इस तरह जो है हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू दो स्वतंत्र भाषाओं के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों की राजभाषा बनी। उर्दू जो है स्वतंत्र पाकिस्तान की राजभाषा बनी और हिंदी जो है स्वतंत्र भारत की राजभाषा बनी। लेकिन भाषाई चीज़ों को लेकर जो समझ हिंदुस्तान की रही वो मुझे लगता है ज़्यादा व्यापक रही। जिस आधार पर क्षेत्रीय राज्यों का गठन होते समय भाषाओं के आधार पर उनका गठन हुआ और राजभाषा के रूप में तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को अधिकार दिए गए, वो एक संतुलन का और बहुभाषी देश के लिए बड़ा आवश्यक था। जबकि पाकिस्तान ने जाने क्या सोचकर 3-3.5% आबादी जो कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू बोलती थी उसको राजभाषा बना दिया और 25% 30% बांग्ला भाषी मुसलमानों और पंजाबी भाषा बोलने वालों की उपेक्षा की। और हम देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ आगे चलकर, जो है पूर्वी पाकिस्तान में किस तरह से भाषाई आंदोलन खड़ा हुआ और उसे पाकिस्तान ने दबाने की कोशिश की, लेकिन वो दबा नहीं और अंततः जिन्ना को झुकना पड़ा और उर्दू के साथ साथ बांग्ला को भी राजभाषा के रूप में स्वीकार करना पड़ा। लेकिन वो जो दबाव था, जो छल था, जो उनको दोयम नागरिकता की दृष्टि से देखने की मानसिकता थी, वो भी एक बड़ा कारण रहा कि आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गया और एक पृथक राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में सामने आया। तो भाषाई राजनीति किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा बनी और किस तरह से हिंदी जो है हिंदुओं
का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा मान ली गई, और उर्दू जो है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा मान ली गई। और हिंदी बनाम उर्दू के जो दो परचम बने वो भाषा के आधार के नाम पर हिंदी और उर्दू के रूप में जाने गए। महात्मा गांधी लगातार इस बात की कोशिश करते रहे कि अलीगढ़ के मौलवी और बनारस के पंडितों का खड़ा किया ये जो सारा बखेड़ा है ये आगे न बढ़े, समन्वय का कोई रास्ता निकले और भाषाई आधार पर जो है राष्ट्र को अलग ना किया जाए। हिंदुस्तानी को जो है उर्दू और देवनागरी जिसमें भी लिखना है लोग लिखें, और आगे चल के लिपि का निर्धारण उसकी लोकप्रियता के आधार पर किया जाएगा। लेकिन गांधी जी की ये मंशा पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है हिंदी के समर्थन में उठ खड़ा हुआ था। तमाम संगठन जो थे जो हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में जागरण काम में लग गए थे, और ठीक इसी तरह का काम बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने किया। इस तरफ टंडन और मदन मोहन मालवीय थे, तो उस समय दूसरी तरफ सर सैयद जैसे लोग थे जिन्होंने गांधी जी की इस मंशा को पूरी नहीं होने दी, और इस तरह हिंदुस्तानी जो है हिंदी के रूप में और स्वतंत्र भारत के राजभाषा हिंदी के रूप में संघर्ष करते हुए, राष्ट्रीय आंदोलन के का एक हिस्सा बनते हुए, राष्ट्रीय अस्मिता का एक चेहरा बनते हुए आगे बढ़ी। और इसीलिए यद्यपि हिंदी संवैधानिक तौर पे जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हम उसे राष्ट्रभाषा मानते हैं, उसके प्रति एक आदर का भाव रखते हैं। तो राजभाषा के साथ साथ आदरणीय शिव कुमार मिश्र जी कहते थे कि हिंदी इस देश की भाव भाषा है, इमोशनल लैंग्वेज है, क्योंकि वो किसी प्रांत की भाषा नहीं है। हिंदी पट्टी में भी कहीं भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है, लेकिन हिंदी किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है। हिंदी इस देश की भाव भाषा है जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, देश के अधिकांश लोगों के बीच में संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। उस हिंदी की अनवरत यात्रा जारी है। आज हिंदी का एक वैश्विक स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, एक विश्व भाषा के रूप में हिंदी आगे बढ़ रही है। यहाँ ताशकंद में अध्यापन करते हुए मैं हिंदी की लोकप्रियता से जो है गदगद हूँ कि आप कहीं जाएं और जैसे आप बताते हैं कि आप भारत या हिंदुस्तान से हैं, तो लोग आपका नमस्ते करके अभिवादन करते हैं। और विश्वविद्यालय में भी, जैसे यहाँ मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में, लगभग 150 के आसपास विद्यार्थी अलग अलग कक्षाओं के मुझसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी में जो है हिंदी की कक्षाएँ चलती हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है जिसमें करीब 800 विद्यार्थी अलग अलग कक्षाओं में हिंदी की शिक्षा ले रहे हैं। वर्ल्ड लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है जहाँ पे भी लगभग 100-125 विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। कहने का मतलब हिंदी की लोकप्रियता अच्छी है, इसका भविष्य अच्छा है, इसकी संभावनाएं अच्छी हैं, और ये हमारा एक नैतिक जवाबदारी भी है कि हम इस हिंदी की भाषा के प्रचार प्रसार पर अपने स्तर पर जितना हो सके हम लोग अपनी क्षमतानुकूल योगदान दें। तो आज हम लोगों ने हिंदुस्तानी से हिंदी तक की भाषाई राजनीति के संदर्भ में बात की। फिर किसी मुद्दे पे जो है हम लोग फिर जुड़ेंगे और बात करेंगे। आज की ये आलेख, ये शोधालेख आपको कैसा लगा? आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया हमें दें, अपनी टिप्पणी दें, और आपके मन में कुछ जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न हो तो निश्चित आप लोग पूछें। मैं अपनी क्षमता के अनुकूल कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।